क्या गिरफ्तार होंगे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया? कुंडा में हुई डीएसपी की हत्या के मामले में सीबीआई ने 4 एफआईआर दाखिल की हैं और इसमें से एक में राजा भैया पर हत्या और लोगों को उकसाने समेत 6 संगीन धाराएं लगाई गई हैं। सीबीआई की दिल्ली से रवाना हो चुकी है टीम और सवेरे कुंडा पहुंचेगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या गिरफ्तारी होगी राजा भैया की? ऐसी नाइंसाफी किसी बीवी के साथ ना हो, किसी हस्बैंड के साथ ना हो, किसी भी हिंदुस्तान के ऐसे इनोसेंट इंडिविजुअल के साथ ना हो, और ऐसे कोई माँ बहन बेटी ना रोए। ड्यूटी निभा रहे डीएसपी की हत्या हुई। सूबे के एक ताकतवर मंत्री पर आरोप था, सरकार फंस गई, मंत्री ने इस्तीफा दिया और मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच का ऐलान किया। इसके बाद सब निश्चिंत बैठ गए, सीएम भी, सीबीआई भी और सियासत भी। ये 4 दिन पुरानी बात है। अब सब तरफ से बेफिक्र होने के बाद सीबीआई ने कुंडा का टिकट कटाया है। सीबीआई की चाल बता रही है कि केस कहां पहुंचने वाला है और कितने समय में। शुरुआत हुई है एफआईआर से। 3 हत्याओं के मामले में 4 एफआईआर दर्ज की है यूपी पुलिस ने। सीबीआई इन्हीं 4 एफआईआर से आगे बढ़ेगी। मैं इस चीज से खुश हूं कि ये जो है कि स्टेप मेरे लिए सही है, मेरे लिए सही रहा। अब जरा इन 4 एफआईआर का सलीका देखिए। पहली एफआईआर है बल्लीपुर के ग्राम प्रधान नन्हे यादव की हत्या के मामले में। इसी के बाद सारा बवाल शुरू हुआ और इसी की जांच करने डीएसपी जियाउल हक बल्लीपुर पहुंचे थे। इसमें कुल 4 आरोपी बनाए गए। दूसरी एफआईआर है ग्राम प्रधान नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव की हत्या के मामले में। सुरेश यादव की हत्या उसी दिन हुई थी जिस दिन जियाउल हक बल्लीपुर पहुंचे थे और बताते हैं उनके सामने ही सुरेश यादव की हत्या कर दी गई थी। इसमें भी 4 आरोपी। अब बाकी के 2 एफआईआर जियाउल हक मर्डर केस में दर्ज किए गए हैं। एक एफआईआर यूपी पुलिस ने दर्ज कराई है और दूसरी जियाउल हक की पत्नी परवीन ने। एक में 10 आरोपी हैं और दूसरे में 4। गौर कीजिए, जिसमें 10 आरोपी हैं उसमें राजा भैया का नाम ही नहीं है। ये यूपी पुलिस की एफआईआर है और जो एफआईआर डीएसपी की पत्नी ने दर्ज कराई है उसमें राजा भैया को नामजद किया गया है। मतलब यूपी पुलिस ने खुद जो 3 एफआईआर दर्ज की उसमें शुरू से ही रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया को साफ बचा लिया। सिर्फ परवीन की एफआईआर में राजा का जिक्र है। यहीं से संशय शुरू होता है। डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन ने सीबीआई जांच से इंसाफ की उम्मीद तो बांधी है, लेकिन मुकम्मल यकीन के लिए वो अदालत की निगरानी चाहती है। मैं सीबीआई चाहती हूँ कि सीबीआई जो है जुडिशरी के अंडर काम करे ताकि कोई उस पर पॉलिटिकल प्रेशर ना हो। परवीन आजाद को संतोष है कि आखिरकार राजा भैया का नाम सीबीआई की एफआईआर में बतौर मुख्य अभियुक्त आया है, मगर अब इस परिवार की नजरें टिकी हैं कि आखिरकार राजा भैया का होगा क्या। क्या वो अब भी सलाखों के पीछे होंगे या यहां भी वो कोई अपने लिए रास्ता तलाश लेंगे। मामूली लोगों के लिए इंसाफ का रास्ता न इतना सीधा होता है न इतना सस्ता। इस इंसाफ के 2 छोरों पर खादी और खाकी के 2 ताकतवर चेहरे हैं, इसलिए इंतजार की लंबाई लखनऊ से लेकर लोधी रोड तक पसर गई है। आखिर राजा भैया पर क्यों उठी है उंगली? समाजवादी पार्टी के अलावा हर पार्टी ने उनकी गिरफ्तारी की मांग की। मजबूरी में अखिलेश यादव को सीबीआई जांच की सिफारिश करनी पड़ी, लेकिन उनके मन से राजा कम हो गया नहीं। उन्होंने कहा कि उस मामले में सियासत हो रही है। जियाउल हक के हत्यारों को गिरफ्तार करो। इतना हंगामा इसलिए कि पता चल सके पलटन से घिरे डीएसपी को किसने मार दिया, क्यों मार दिया और किसके कहने पर मार दिया। लेकिन शक का कांटा रघुराज सिंह की कोठी की तरफ गया तो पुलिस को काठ मार गया। डीएसपी की पत्नी ने सबसे पहले जुबान खोली, कहा वही है जिया की जान लेने वाला। कुंडा के साथ बस राजा भैया का नाम आ जाता है। कुंडा में बहुत परेशान थे। राजा के रसूख का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि निर्दलीय होने के बावजूद पूर्ण बहुमत वाली समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव को उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाना पड़ा था।
मायावती की बीएसपी ने भी कहा, जेल के मंत्री को जेल में डाले बगैर इंसाफ हो ही नहीं सकता। सपा सरकार की इस एक साल में पूरा का पूरा प्रदेश जंगल राज बन गया। गुंडे माफिया आपराधिक कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब इतने हंगामे के बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया है और अखिलेश के रघुराज पर 6 धाराएं लगाई हैं। धारा 148 मतलब घातक हथियारों के साथ प्रदर्शन, धारा 149 मतलब गैर कानूनी तरीके से भीड़ इकट्ठा करना, धारा 302 सीधे हत्या का आरोप, धारा 504 शांति भंग करने के लिए उकसाना, धारा 506 धमकी देना और धारा 120 भी मतलब आपराधिक साजिश रचना। इतनी तोहमतें, लेकिन राजा पर रहमतें कम नहीं हुई। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कह रहे हैं, गलत लोगों को फंसाया जा रहा है। जब मैं बच्चों के पास गया तो बोला मेरे परिवार के लोगों को बेगुनाह फंसा दिया गया। एक बेटा जो इंजीनियरिंग कर रहा था इलाहाबाद में, उसका नाम भी दर्ज है, उसके तमाम और परिवार के लोगों का भी नाम दर्ज है, 4 एफआईआर दर्ज है। संसद में हंगामा हुआ, विधानसभा में हंगामा हुआ, लोकतंत्र के विधाता फिक्रमंद नजर आए, लेकिन जब अखिलेश ही साथ थे तो रघुराज के राज पर आंख कौन उठाता। डीएसपी जियाउल हक की हत्या के मामले में सीबीआई ने अलग अलग 4 एफआईआर दर्ज की और इसके बाद तेजी से कार्रवाई करने के लिए उसने अपनी टीम भी कुंडा के लिए रवाना कर दी। लेकिन सीबीआई को मालूम है इस मामले में षड्यंत्र की तह तक जाने के लिए उसको काफी पकड़ बेलने होंगे, क्योंकि आरोप किसी अरे गहरे पर नहीं, राजा भैया पर है, जिनको लेकर उत्तर प्रदेश में कई कहानियां कही जाती हैं। पहले एक हत्या हुई, फिर हत्यारे को पहचानने वाले की हत्या हुई और इसके बाद हत्या की जांच करने वाले पुलिस अफसर की हत्या हो गई। इन 3 हत्याओं पर समाजवादी सरकार की मजबूरी सीबीआई जांच के ऐलान पर सिमट गई। ऐसी घटनाओं पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, जहां सब लोग चाहते हैं कि ऐसी घटना की सच्चाई सामने आए। जितना लोग चाहते हैं उससे ज्यादा सरकार चाहती है। अब यूपी में एक बार फिर से अमन का राज बताया जा रहा है। डीएसपी की पत्नी को डीएसपी बनाया जा रहा है, भाई को दारोगा। मुमकिन है किसी चौराहे पर शहीद की मूर्ति भी लग जाए और साथ में मुआवजे की बारिश। लेकिन डर यह है कि यह बरसात इंसाफ की धधकती हुई लकीरों को धो न डाले। क्या इंसाफ की लड़ाई से भटक रही है प्रतापगढ़ के डीएसपी जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद। परवीन ने सरकार के सामने नई मांगे रखी हैं। उन्होंने मांग की है कि पति को वीरता पुरस्कार मिले, बलीपुर गांव का नाम जियाउल नगर किया जाए। और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि डीएसपी के घर के 5 लोगों की नौकरी को लेकर परवीन और उनके ससुर में ठन गई है। कुंडा में मारे गए प्रतापगढ़ के डीएसपी जियाउल हक की बीवी परवीन आजाद। पति के लिए इंसाफ की जंग लड़ती परवीन पिछले 4 दिनों में जाबाजी का प्रतीक बन चुकी हैं। लेकिन ये दिलेर महिला अपने बयानों की वजह से विवादों में घिरने लगी है। इसकी शुरुआत हुई थी 3 गोलियों की थ्योरी से। पति की हत्या के बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि उन्होंने पति के जिस्म पर 3 गोलियों के निशान देखे थे, लेकिन बाद में उन्होंने उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें सिर्फ 1 गोली की बात कही गई थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में मैंने उसको पढ़ा था और समझा था और कुछ लोगों से पढ़वा के समझा था। खुद तो उसको मैं पढ़ नहीं सकती, ना समझ सकती हूँ, ना कोई यहाँ पे और समझ सकता है। तो मैंने कुछ डॉक्टर्स को बुला के उसको पढ़ के समझा था। उसके बाद से जो मैंने वहाँ पे जो घाव के निशान देखे थे, जैसे 2 पैर में थे बिल्कुल, वो मुझे गोली के निशान लग रहे थे, और एक सीने में था जो सामने की तरफ था, और सर पे जो चोट थी, हाथ पे जो चोट था, सारे जो निशान है और जो पीएम रिपोर्ट में है लगभग मुझे सेम लग रहे हैं। डीएसपी के कत्ल का मामला तूल पकड़ने के बाद यूपी सरकार ने उनके परिवार के 5 लोगों को नौकरी देने का ऐलान किया था। ऐसा आरोप है कि परवीन ने नौकरी के लिए जिन 8 लोगों की लिस्ट दी है, उसे लेकर उनके और उनके ससुर के बीच मतभेद हो गए हैं। हालांकि आज तक जब उनसे इस पर बात की तो उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एसडीएम साहब आए थे खुद, तो उन्होंने जो लिस्ट कहा था, जितना कहा था हम लोगों ने दे दिया गया था। ऐसे कुछ बात नहीं है। हमारे ससुर यहाँ बैठे हैं, अपने सास ससुर और घर वालों को मैं अपने माँ बाप से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। परवीन पर यह भी इल्जाम लग रहा है कि उनकी मांगे बढ़ती जा रही हैं। आज तक से बातचीत में उन्होंने खुद कुछ नई मांगे रखी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हो सकता है तो स्कूल खुले, रोड के नाम हो। अगर उन्होंने ऐसी शहादत की है तो ऐसा होना चाहिए। हालांकि यूपी के सीएम अखिलेश यादव का दावा है कि उनकी सभी मांगे मान ली गई हैं। जहाँ पर मैं देवरिया गया, उनके परिवार ने, उनके पिताजी ने, उनकी
पत्नी ने जो मांगे रखी, पूरी मांगे पूरी की हैं। इस बीच परवीन को पीस पार्टी समेत कुछ सियासी दलों से भी चुनाव लड़ने के ऑफर मिले हैं। परवीन ने इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया है। उनका कहना है कि पति को इंसाफ दिलाना ही अभी उनका मिशन है। देश का हर नागरिक भी यही चाहता है। परवीन बाकी मुद्दों से ध्यान हटाकर इंसाफ की लड़ाई लड़े तो अच्छा है।